हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है ब्लड, मतलब रक्त या फिर रुधिर के बारे में कि रुधिर क्या है ना, रुधिर का संगठन क्या होता है, मतलब रुधिर में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे प्लाज्मा क्या होता है ना, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये क्या होती हैं, इनके काम क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये यूपी डीएलएड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही अन्य सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं है ना के लिए भी महत्वपूर्ण है जहाँ पे रुधिर आता है। तो एक बार आप क्लास को शेयर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए हुए और देखते हैं पहला पार्ट रुधिर के बारे में। जानते हैं रुधिर क्या है। तो आइए देखिए रुधिर के बारे में जानते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो देखिए रुधिर क्या है, ब्लड यह क्या होता है। आपने देखा होगा इसका जो कलर होता है कैसा होता है, लाल होता है ना, रेड होता है। किसके कारण होता है तो अभी हम जानेंगे। तो जो रुधिर होता है ब्लड, यह एक तरल संयोजी ऊतक है, मतलब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसकी उत्पत्ति मतलब जो जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ बनता है ये, तो भ्रूण के मध्य जनन स्तर है ना, इंग्लिश में कहते हैं मीजोडर्म से होती है। कहाँ बनता है, मीजोडर्म से होता है। यह जल से कुछ क्या होता है, भारी होता है जो ब्लड होता है, क्योंकि इसका जो डेंसिटी होती है, घनत्व, ये जल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये जल से क्या होता है, थोड़ा सा भारी होता है, जिसका घनत्व 1.04 से लेकर 1.07 के बीच में होता है। और ये क्या होता है, चिपचिपा सा होता है। इसकी श्यानता क्या होती है, जल से लगभग 4.5 से 5.5 गुना अधिक होती है। स्वाद में कैसा होता है ब्लड, तो नमकीन होता है, हल्का सा क्षारीय होने के कारण। और ब्लड का पीएच मान पूछता है तो क्या होता है, 7.3 से लेकर 7.5 के बीच में होता है। और नहीं तो आप क्या बताएंगे, 7 पॉइंट क्या होता है, 4 होता है। ठीक है ना, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है ना, और 7.4 का मतलब है कैसा होगा, ये क्षारीय होगा। ठीक है, ये हल्का सा क्या होता है, स्वाद में नमकीन होता है। और कैसा होता है, ये अपारदर्शी, मतलब इसके आर पार देखा नहीं जा सकता है। ठीक है ना। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, मेजोडर्म से होती है। यह जल से क्या होता है, कुछ भारी होता है, मतलब इसका घनत्व 1.04 से 1.07 के बीच होता है। और ये कैसा होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है। और इसकी श्यानता जल से लगभग 4.5 से 5.5 गुना अधिक होती है। और इसका स्वाद कैसा होता है, तो नमकीन होता है ना, हल्का सा क्या होता है, ये क्षारीय होता है, क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है 7 पॉइंट क्या होता है, 4 होता है, या फिर आप 7.3 से 7.5 के बीच कह सकते हैं। और ये कैसा होता है, अपारदर्शी। एग्जिट ऑप्शन में जो दिया गया है बुकों में 7.4 ही दिया गया इसका पीएच मान। ठीक है, तो ये जो है हमारे शरीर का, मतलब जो मानव शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है रुधिर की, वो कितनी होती है, तो आप बताएंगे शरीर का जितना वजन है उसका कितना होती है, लगभग 7 से 8% होती है। कहने का मतलब है कि 7 से 8% का मतलब क्या है कि अगर व्यक्ति का वजन लगभग मान लो 100 केजी है, तो उसमें से लगभग 7 केजी या 8 केजी क्या होगा, उसके शरीर में ब्लड की मात्रा होती है। तो ऑन एवरेज अगर देखा जाए, आता ये दिया गया है कि अगर 70 किलोग्राम का एक व्यक्ति है ना, तो उसके शरीर में औसतन ब्लड कितना होगा, लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, रुधिर होता है। और स्त्रियों में, मतलब लेडीज़ में जो ब्लड की मात्रा होती है, ये क्या होती है, कुछ कम होती है, लगभग आधा लीटर कम होती है। ठीक है ना, अगर व्यक्ति में 5 मीटर देखा जाए एवरेज, तो स्त्रियों में कितना होती है, पुरुषों में अगर 5 लीटर देखा जाता है तो स्त्रियों में लगभग 4.5 लीटर तक, ठीक है, होता है, आधा लीटर लगभग कम होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा रुधिर क्या है। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जनन स्तर, हिंदी में, या फिर आप कह सकते हैं मीजोडर्म से होती है। यह जल से कुछ भारी होता है, आपने पढ़ लिया, स्वाद में नमकीन होता है, हल्का सा क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, यह एक अपारदर्शी पदार्थ होता है। तो इतना चीज़ आप रुधिर के बारे में लिख सकते हैं। अगर केवल रुधिर के बारे में पूछे कि रुधिर क्या है तब, है ना। इसकी मात्रा शरीर की भार की लगभग 7 से 8% होती है। और अगर 70 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है तो औसतन उसके, है ना, शरीर में, बॉडी में जो ब्लड की मात्रा होगी लगभग 5 से 6 लीटर होता है। और स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा रुधिर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम देखते हैं रुधिर के संगठन, है ना, रुधिर के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, मतलब रुधिर में क्या क्या चीज़
पाया जाता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा रुधिर कंप्लीट कर लेंगे। आप एक बार क्लास को शेयर कर सकते हैं आप फ्रेंड तक अपने। चलिए देखिए, तो रुधिर के मुख्यतः कितने घटक होते हैं? तो 2 होता है। मतलब रुधिर में मेनली क्या क्या पाया जाता है? नंबर 1 पे प्लाज्मा होता है, और नंबर 2 में भी हम पढ़ेंगे, उसमें होता है रुधिर कणिकाएँ, जो 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? तो यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है अकेले। अगर है ना ब्लड देखा जाए तो ब्लड के 100% मात्रा में से लगभग 55% क्या होता है? प्लाज्मा ही होता है। जिसमें, और प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? जिसमें 90% जल। प्लाज्मा में अगर पूछे प्लाज्मा क्या है तो आप बताएंगे। यह क्या होता है? रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है, जिसमें 90% जल, 10% में क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसे रुधिर का निर्जीव भाग भी कहते हैं, है ना। प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, इधर रुधिर का निर्जीव भाग कहते हैं। तो अगर रुधिर का निर्जीव भाग पूछा जाए तो आप कह सकते हैं प्लाज्मा को कहते हैं, क्योंकि इसमें रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है। मतलब इसमें जो ब्लड की सेल्स होती हैं वो नहीं होती हैं। अगला देखते हैं हम, प्लाज्मा के जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें क्या क्या होता है। तो प्लाज्मा के कार्बनिक पदार्थों में प्रतिरक्षी ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, वसीय अम्ल है, हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है और प्रोटीन है, जैसे एल्ब्यूमिन, है ना, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, हिपेरिन आदि पदार्थ आते हैं। ठीक है, किसमें? कार्बनिक पदार्थ में। जो प्लाज्मा में जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसमें क्या क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रतिरक्षी होता है, मतलब एंटीबायोटिक होता है ना, ग्लूकोज की मात्रा होती है, अमीनो अम्ल होता है, वसीय अम्ल होता है, हार्मोन होते हैं, एंजाइम होते हैं, विटामिन और प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन के नाम दिए गए एल्ब्यूमिन, है ना, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हिपेरिन, ये प्रोटीन पाए जाते हैं किसमें? प्लाज्मा में। ठीक है, इनके अलग अलग कार्य भी होते हैं। तो आइए भी देखते हैं, हिपेरिन के बारे में जान लेते हैं। हिपेरिन बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, चीज़ है। देखते हैं क्या है हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है? मानव रुधिर में प्रतिस्कंदन, मतलब एंटी कोगुलेंट की भूमिका निभाता है। कहने का मतलब है यह जो है शरीर के अंदर ब्लड को जो है जमने नहीं देता है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि अगर ब्लड शरीर के अंदर के पार्टों में जम जाएगा तो क्या होगा बताइए? आदमी की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ब्लड ही क्या करता है? ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हो, इनको ले जाने का कार्य करता है। तो ये रुधिर को अंदर जमने नहीं देता। देखिए आगे दिया भी है, यह रुधिर वाहिनियों में रुधिर का स्कंदन, मतलब क्लोटिंग को रोकता है। मतलब ब्लड का थक्का अंदर शरीर के बनने नहीं देता। तो अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं बनने देता, तो आप कहेंगे वो पदार्थ कौन था? हिपेरिन। ये भी एक प्रकार से क्या है? प्रोटीन है, क्योंकि अभी ने पढ़ा। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा किसमें होता है? तो ये कहेंगे आप ब्लड का पार्ट होता है। ठीक है, देख रहे कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके विपरीत जो प्रोथ्रोम्बिन होता है प्रोटीन, और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, ये चोट लगने पर रुधिर के स्कंदन में सहायता करते हैं, है ना। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि जो हिपेरिन होता है ये हमारे शरीर के अंदर जब, है ना, रुधिर वाहिनियों में रुधिर का स्कंदन नहीं होने देता, मतलब रुधिर को जमने नहीं देता। और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये जब हमको चोट लग जाती है बाहर से, है ना, कहीं कट जाता है, तो ये क्या करता है? चोट लगने के बाद देखते हैं आप कि कुछ समय के बाद क्या होता है? ब्लड का जो है, जो बाहर निकल रहा होता है, रुक जाता है। तो कौन करता है सहायता इसको रोकने में? तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन करता है। ये भी कहाँ पाया जाता है? तो अभी प्लाज्मा में ही पाया जाता है। ठीक है, ये तो कार्बनिक पदार्थ का हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं अकार्बनिक पदार्थ के बारे में, कि प्लाज्मा में जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक बार आप सही से पढ़ लेंगे ना तो एग्जाम में 100% मैं कहता हूँ बहुत अच्छे से लिख सकते हैं आप। तो अकार्बनिक पदार्थों में क्या क्या होता है? पोटेशियम है, सोडियम है ना। पोटेशियम का जो संकेत होता है क्या होता है रसायन विज्ञान में? के। सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, है ना। फास्फेट आपको पता ही होगा, बाइकार्बोनेट पता होगा, खाने सोडा जैसे कि सल्फेट है, क्लोराइड है आदि क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। तो अगर अकार्बनिक पदार्थ में पूछे क्या क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे अकार्बनिक पदार्थ में, प्लाज्मा के भाग में जो अकार्बनिक पदार्थ है उसमें पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फेट है, बाइकार्बोनेट है, सल्फेट है,
क्लोराइड है आदि सम्मिलित होते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में हमने बहुत डिटेल पढ़ लिया है ना। प्लाज्मा क्या है, मैंने पढ़ा अभी कि ब्लड का जितनी ब्लड की मात्रा होती है उस ब्लड में लगभग 55% मात्रा किसकी होती है, तो आप कहेंगे प्लाज्मा का। और प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो आपने देखा कि प्लाज्मा एक क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। ये हल्का पीले रंग का होता है, ये हमने नहीं बताया था, तो ये हल्के पीले रंग का होता है, ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें कितने प्रकार के, इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और 90% क्या होता है, जल होता है। प्लाज्मा में लगभग 90% तो जल ही पाया जाता है, और जो 10% बचा उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक में आपने देखा विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे कि हिपेरिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, एंजाइम है, हार्मोन है, ये सभी होंगे। और अकार्बनिक में क्या क्या होगा, तो आप कहेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी अकार्बनिक पदार्थ हैं जो कि हमारे ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में पाए जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा फास्ट जो है हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, क्योंकि हम बार बार रिवीजन कर रहे हैं उन। तो आइए देखें अगला पार्ट क्या है, रुधिर का। रुधिर का जो घटक है उसमें जो सेकंड पार्ट है, या संगठन भी बोल सकते हैं आप, उसमें क्या होता है, रुधिर कणिकाएं। एक पार्ट तो प्लाज्मा था आपने देखा, जो कि लगभग 55% भाग बनाता है। अब जो शेष 45% बचा, क्योंकि कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 55% तो आपका प्लाज्मा ही निकल गया ब्लड में से। अब कितना बचा, 45% बचा, जिसमें क्या पाया जाता है, रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये रुधिर का लगभग 45% भाग बनाते हैं। कितना परसेंट, 45। मानव रुधिर में है ना, मानव में जो रुधिराणु है ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। मतलब यही जो ब्लड कैप्सूल्स होते हैं या ब्लड सेल्स जिनको हम कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की। तो कौन कौन होती हैं, आइए इनके बारे में हम बहुत अच्छे से देखते हैं। सबसे पहला आरबीसी, सबसे पहले क्या, आरबीसी, ठीक है। अभी इनके चित्र भी आपको हम दिखाएंगे थोड़ा सा। तो आरबीसी देखिए, आरबीसी के बारे में, जिसको क्या कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कैप्सूल्स, या फिर आप देखते होंगे कहीं लिखा होता है आरबीसी सफिक्स में एस, समझ रहे हैं ना, या रेड ब्लड सेल भी बोल देते हैं इसी को। चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखिए कि ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में है ना, कणिकाओं वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पाई जाती है, आरबीसी। तो देखिए मानव रुधिर में इनकी मात्रा सबसे अधिक लगभग 45 से 55 लाख, 45 से लेकर 55 लाख के बीच में प्रति क्यूबिक, समझ रहे हैं ना, मिलीमीटर होती है। मतलब 1 मिलीमीटर क्यूबिक में लगभग इनकी मात्रा 45 से 55 लाख होती है, ठीक है। ये किस रंग की होती है, तो ये लाल रंग की, केंद्रक रहित। केंद्रक रहित का मतलब इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं हैं इनमें केंद्रक नहीं होता है। और इनका आकार कैसा होता है, तो उभयावतल होता है, ठीक है ना, अवतल की तरह होता है, मतलब अंदर की ओर दबी हुई होती है, ठीक है। बाई कनकेव कणिकाएं होती हैं। इनका लाल रंग क्यों होता है, किसके कारण, तो ये देखिए इनका जो लाल रंग होता है इसमें उपस्थित एक क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन इसके कारण होता है। तो अगर आपसे पूछे कि लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल क्यों होता है, तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक के कारण होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम, ये ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है। ये मतलब आरबीसी जो रेड ब्लड कैप्सूल्स हैं, ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है। मतलब ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर में ले जाने का कार्य करती है। इनका जो जीवन काल होता है कितना होता है, तो 120 दिन तक होता है। कितना होता है, 120 दिन तक, ठीक है। 100 से 120 दिन तक होता है, ऑन एवरेज 120 दिन तक माना जाता है। अब अगला जो है हम देखते हैं, अगला पार्ट, पहला तो हो गया। अब हम देखेंगे श्वेत रुधिर कणिकाएं, है ना, WBC, या फिर इसको क्या कहेंगे, इसका साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट होता है। अच्छा हमने आरबीसी का नहीं बताया, आरबीसी का होता है एरिथ्रोसाइट। अगर आपको लिखना होगा लिख सकते हैं, ठीक है ना। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कैप्सूल्स या सेल का जो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम, वो होता है एरिथ्रोसाइट। और WBC को हिंदी में श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं, या फिर इसी का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड कैप्सूल्स या WBC एस सफिक्स में, ये क्या होती हैं, ये लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी होती हैं, ठीक है। ये लाल रुधिर जो कणिकाएं हैं उनसे क्या होती हैं, साइज में बड़ी होती हैं। संख्या में ये क्या होती हैं, कम होती हैं, संख्या में कम, लगभग 500 से 9500 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर क्यूबिक में इनकी जो मात्रा होती है 500 से 9500 क्यूबिक, है ना, प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। और इनमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि अभी आपने देखा था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। आगे दिए गए अमीबाभ,
तथा रंगहीन कणिकाएँ होती हैं। ठीक है, मतलब अमीबाब के मतलब होता है कि ये जो होती हैं इनका जो आकार होता है उसमें आरबीसी का आकार कैसा होता था आपने पढ़ा, उभयावतल होता है, जबकि इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो आप कहेंगे अमीबा की तरह होता है, मतलब इनका आकार फिक्स नहीं होता है, अनिश्चित होता है, ये किसी भी आकार में अपने आप को ढाल लेती हैं जैसे अमीबा। ठीक है, और ये क्या होते हैं, रंगहीन कणिकाएँ होती हैं, मतलब इनका रंग होता ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता। इनका जीवन पूछे जीवन काल तो आप कहेंगे 1 से 2 दिन तक ही होता है, मतलब 1 से 2 दिन के भीतर इनके क्या होती है, डेथ होती है और नई डब्ल्यूबीसी बनती है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं जो है डब्ल्यूबीसी के प्रकार, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक और बचा है, देखो आरबीसी पढ़ लिए हम, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिए, अभी प्लेटलेट्स पढ़ना है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के भी प्रकार हैं, तो आइए देख लेते हैं, है ना। श्वेत रुधिराणु के 2 प्रकार की होती है मेनली, कौन कौन, एक में कणिका पाई जाती हैं, कणिकाएँ होती हैं जिन्हें श्वेत रुधिराणु कहते हैं। इनका कोशिका द्रव्य जो होता है कणिकामय होता है तथा केंद्रक पाली युक्त होता है। ये असममित आकृति की होती हैं, असममित आकृति की तो होंगी, कारण है क्योंकि डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित नहीं है, अमीबा की तरह होता है, बदलती रहती हैं। ठीक है, अभिरंजन गुणधर्मों के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहला क्या है, डब्ल्यूबीसी का पहला टाइप है ना, कणिका वाले में कौन, एसिडोफिल्स या फिर इसी को कहते हैं इओसिनोफिल्स। ठीक है, इनकी जो कुल मात्रा होती है ये श्वेत रुधिर कणिकाओं की लगभग 2 से कितनी होती है, 4% होती है, तथा अम्लीय अभिरंजक जैसे इओसिन द्वारा अभिरंजित की जा सकती हैं। इनका केंद्रक 2 पालियों में विभाजित रहता है। रोगों के संक्रमण के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। जब रोगों का जो संक्रमण ज़्यादा होता है तो इनकी जो संख्या होती है इस्नोफिल्स की क्या होती है, बढ़ जाती है। ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने में सहायता करती हैं, कहने का मतलब एंटीबॉडीज़ की तरह ये कार्य करती हैं। ठीक है ना, तथा एलर्जी व अति संवेदनशीलता में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, कौन, एसिनोफिल्स। ठीक है ना, या फिर एसिडोफिल्स कह सकते हैं आप इनको। ये डब्ल्यूबीसी के कणिका वाले पार्ट का पहला भाग है। अब हम देखते हैं दूसरा, है ना, दूसरा क्या है, बेसोफिल्स। ठीक है, अभी एक चित्र के माध्यम से भी समझेंगे, फिलहाल एक बार आप देख लीजिए। डब्ल्यूबीसी मेनली 2 प्रकार की होती है, कणिका और अकणिकामय। तो कणिका वाले का हम पार्ट पढ़े, पहला पढ़े इस्नोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स क्या होती हैं, ये कुल श्वेत रुधिराणुओं की कितनी होती है, 0.5 से 2%, वो कितना थी 2 से 4%, है ना। ये कितना है, कुल डब्ल्यूबीसी के 0.5 से 2% तक होती हैं। ये क्षारकीय अभिरंजन ग्रहण करती हैं, जैसे मेथिलीन ब्लू द्वारा अभिरंजित होती हैं। इनका केंद्रक, इनमें भी केंद्रक होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। 2 पालियों में विभाजित होता है तथा इनकी आकृति ऐसा आकृति की तरह दिखाई देती है। ये हिपेरिन है ना, जो भी हम पढ़े थे, और हिस्टेमिन एवं सीरोटोनिन नामक पदार्थों को क्या करती है, श्रावण करती है, मतलब अपने अंदर से निकालती है। चलिए अगला देखते हैं हम, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स ये भी डब्ल्यूबीसी का कणिका वाला पार्ट है। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं में इनकी जो संख्या होती है सबसे अधिक होती है, लगभग कितना, 60 से 70% होती है। ये क्या होती है, उदासीन अभिरंजनों द्वारा अभिरंजित होती हैं। इनका केंद्रक 3 से 5 पालियों में विभाजित होता है। ये भक्षकाणु है ना, फैगोसाइटोसिस क्रिया में सबसे अधिक सक्रिय होती है ना। जीवाणुओं का भक्षण करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन, न्यूट्रोफिल्स। चलिए अब आगे हम देखते हैं, जो अब कणिका सहित वाला पढ़ लिए, जिनमें कणिका पाई जाती है डब्ल्यूबीसी के। अब डब्ल्यूबीसी का सेकंड टाइप है जिनमें कणिका रहित होती है, मतलब इनमें कणिकाएँ नहीं पाई जाती। तो ये कौन कौन है, तो इन श्वेत रुधिर कणिकाओं के कोशिका द्रव्य में कणिकाएँ नहीं पाई जाती। इनका केंद्रक कैसा होता है, गोल होता है, तथा ये पिंडों में विभाजित नहीं रहती हैं। चलिए देखते हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं और बहुत महत्वपूर्ण है ये, है ना, मतलब इनमें कणिकाएँ नहीं होती हैं, कणिका रहित होती हैं। तो डब्ल्यूबीसी तो अभी हम आपको एक बार रिकैप कराएंगे बहुत ही आराम से, एक बार आप पूरा पढ़ लें, उसके बाद देखना बहुत आराम से आपको तैयार हो जाएगा ये। तो जो लिम्फोसाइट है या फिर इसको लसिकाणु बोलते हैं, इनका जो आकार होता है सबसे छोटा होता है। ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं की 20 से 30% होती हैं। इनका कार्य प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडीज़ का ही निर्माण करना होता है। जो लिम्फोसाइट होती हैं ये डब्ल्यूबीसी में क्या करती हैं, डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है ये, तो ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं तथा शरीर की क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, मोनोसाइट दूसरा है और ये इसका लास्ट है डब्ल्यूबीसी का। उसके बाद हम पढ़ लेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो मोनोसाइट्स
है ना। ये क्या होते हैं, बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं। ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं की 2 से कितना होती है, 10% होती हैं। ऊतक द्रव्य में जाकर ये बृहद भक्षकाणु मतलब माइक्रोफाइगस के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इनका इनका कार्य भक्षकाणु क्रिया द्वारा जीवाणुओं का क्या होता है, भक्षण करना होता है। कहने का मतलब होता है ये बैक्टीरियाज को क्या करती है, किल करने का कार्य करती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, उसके बाद फिर चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। अब हम देखते हैं जो ब्लड का जो कणिका वाला पार्ट है, कणिका में ब्लड सेल्स का, है ना, तीसरा पार्ट वो कौन है, आरबीसी पढ़ लिए, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिए। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की थी, मेनली 2 प्रकार की थी, और 2 में भी अगर हमने देखा तो कणिका में कितनी थी, 3 प्रकार थी, और अकणिका में कितनी थी, तो 2 प्रकार थी, 5 थी। अब ये थर्ड है, ठीक है, जो कि है क्या, प्लेटलेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा, प्लेटें है ना कम हो जाती हैं, बीमारियां होती हैं। तो रुधिर प्लेटलेट्स या इनका साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। एक बार सही से देखना, अभी आपसे हम क्वेश्चन करेंगे, है ना, ब्लड प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट, ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती हैं। समझ रहे हैं ना, ये केवल मैमल्स के रुधिर में पाई जाती हैं। स्तनधारी का मतलब जो क्या होते हैं, बच्चे देते हैं, है ना। तो मनुष्य के रुधिर में इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। ठीक है, ये केंद्रक रहित होती है, मतलब प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक का अभाव रहता है। इनका जो आकार होता है गोल या फिर ये अंडाकार की होती है। ये चोट लगने पर रुधिर का क्या करती हैं, थक्का जमने में या जमाने में सहायता करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कभी हमें क्या लगता है, चोट लग जाती है बाहर से, तो जो प्लेटें होती हैं जब इनकी संख्या कम हो जाएगी तो थक्का जमेगा नहीं, है ना। तो ये क्या करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जब कभी चोट लग जाती है तो रुधिर का थक्का जमाने में, ब्लड का क्लोट करने में। ठीक है, चलिए अब इसका हम एक चित्र देखते हैं। ये देखो, आप जूम भी कर सकते हैं, है ना। ये देखो दिया गया है, ए पार्ट में दिखाया गया है, ए है, बी है ना। ये देखो, ये है, ये है, ये है केंद्रक, इसमें केंद्रक, इसमें केंद्रक, ये अलग है। तो देखो इसमें चित्र में सब दिया गया है। ए जो है, ए वाला जो पार्ट है, ये क्या है, आरबीसी। ये क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स हैं। उभयावतल की तरह होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं, है ना, अंदर की तरफ क्या दबी होती है, कुछ इस आकार की होती हैं, ऐसे अंदर की तरफ क्या होती है, दबी होती हैं। तो इनका आकार उभयावतल की तरह होता है। ठीक है, उसके बाद इस्नोफिल्स है दूसरा, जो बी वाला है, ये इस्नोफिल्स है। इस्नोफिल्स किसका पार्ट है, तो आपने पढ़ा, ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। ठीक है, और ये जो सी वाला दिखाया गया, ये बेसोफिल्स है, ये भी किसका पार्ट है, तो आप कहेंगे ये भी डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। न्यूट्रोफिल्स भी क्या है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। फिर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये देखिए जो ई वाला है ये लिम्फोसाइट है, इसमें भी केंद्रक है और इसमें भी केंद्रक है ना, मोनोसाइट में। और लास्ट में जो जी वाला है, ये जो दिखाएगा, ये प्लेटें हैं, ये क्या है, प्लेटलेट्स हैं। ये क्या है, प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, मतलब थ्रोम्बोसाइट्स हैं, जी वाला चित्र। तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ठीक है, आरबीसी का आकार कैसा है, आपने देखा, ये उभयावतल की तरह होता है। और डब्ल्यूबीसी देखो, डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का मेनली। और 2 में जो पहला पार्ट है कणिका वाला, वो कितने प्रकार का, 3। कौन कौन, ये वाला, मतलब इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये क्या है, डब्ल्यूबीसी का कणिका वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ये कणिका वाला। और ये दोनों जो है, ये कौन सी, मोनोसाइट और जो है लिम्फोसाइट, ये कैसी हैं, अकणिका, मतलब इनमें कणिकाएँ नहीं पाई जाती। और प्लेटलेट्स का तो ये चित्र हो गया। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही आप रुधिर के कार्य देखते हैं, है ना, क्योंकि हमें ब्लड पूरा कंप्लीट करना है इसी में। तब हम देखते हैं ब्लड का कार्य क्या होता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के कार्य लिखिए, है ना। अगर संगठन नहीं पूछा, केवल कह दे कि ब्लड क्या है, रुधिर क्या है, रुधिर के कार्य भी दो, तो रुधिर के बारे में आप थोड़ा सा लिख के आप रुधिर के कार्य लिख देंगे, हो जाएगा। तो रुधिर के बारे में देखिए, कार्य क्या है। नंबर 1 पहला काम क्या है, ये ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है ना, ब्लड वेसल्स के द्वारा। तो देखिए रुधिर ऑक्सीजन के परिवहन का मुख्य माध्यम है ना। तो रुधिर जो होता है, जो ब्लड होता है हमारे शरीर में, जो ब्लड है, ये ऑक्सीजन के परिवहन का मेन, है ना, मीडियम होता है, मुख्य माध्यम है। रुधिर की लाल रुधिर कणिकाओं, मतलब रेड ब्लड कैप्सूल्स में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्या करती है, क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है ना, जो ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में क्या हो जाता है,
विखंडित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इस प्रकार मुक्त ऑक्सीजन ऊतकों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, यही जो ऑक्सीजन के साथ जब ये क्या करती है, मिलती है हीमोग्लोबिन, तो क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में विखंडित हो जाता है ऊतक में जाके, और जो ऊतक होते हैं यहाँ मुक्त ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और हीमोग्लोबिन को आगे भेज देते हैं। चलिए हम अगला पार्ट देखते हैं। हम नंबर दूसरा कार्य क्या है, आप पहला तो पढ़ लिया ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा ब्लड का कार्य पढ़ रहे हैं हम, रुधिर के कार्य। तो दूसरा कार्य देखिए क्या है, पोषक पदार्थों का परिवहन भी करती हैं। पोषक पदार्थों क्या करते हैं, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशियंस, है ना, न्यूट्रिएंट्स का काम करती है। पोषक पदार्थों को भी ले जाने काम करती है। मतलब रुधिर जो होता है ये पचे हुए पोषक पदार्थों को ग्रहण करके इन्हें पहले कहाँ ले जाते हैं, यकृत में, मतलब लीवर में पहुँचाता है, फिर शरीर की आवश्यकता अनुसार पूरे शरीर में आपूर्ति करता है। तो कुल मिला के दूसरा काम क्या है, ये पोषक पदार्थों का परिवहन करने का कार्य करता है। नंबर तीसरा, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन भी करता है ये, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। शरीर में उपापचयी क्रियाओं के कारण क्या क्या होता है, जैसे कि यूरिया बनता है ना, इन और भी अनेक जैसे कि अमीनो अम्ल हैं, इन सभी उत्सर्जित पदार्थ निर्मित होते हैं। तो इन पदार्थों को रुधिर पहले कहाँ ले जाता है, यकृत में, लीवर में ले जाता है, और फिर यकृत से वृक्कों में, किडनी में पहुँच जाता है, और इसी प्रकार क्या होता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसी प्रकार क्या करता है ये, कोशिकाओं में श्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड को प्लाज्मा ग्रहण करके श्वसनांगों में ले जाता है। तो अगला देखिए चौथा, इस शरीर के ताप का नियंत्रण एवं नियमन करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लड क्या करता है, शरीर के ताप का नियंत्रण और नियमन करने का कार्य करता है, मतलब कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो रुधिर जो होता है शरीर के सभी भागों में ताप को समान बनाए रखने में क्या करता है, सहायता। बहुत महत्वपूर्ण कार्य है रुधिर का, कि शरीर के ताप का नियंत्रण क्या करता है, रुधिर करता है, एक समान सभी पार्टों में बनाए रखने का कार्य करता है। अगला देखिए, अगला कार्य क्या है, रोगों से बचाव, है ना, रुधिर का कार्य है अगला, रोगों से बचाव, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस। तो शरीर में जब कोई घाव हो जाता है या फिर हानिकारक जीवाणु या विषाणु आदि का आक्रमण होता है, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं वहाँ पहुँचकर क्या करती हैं, रोगाणुओं मतलब हानिकारक जीवाणुओं से क्या करती हैं, लड़ती हैं, और मवाद मतलब पस बना लेती हैं। इस प्रकार वहाँ इन आक्रमणकारियों को नष्ट करके रुधिर के अवयव होने वाले रोगों से क्या करती हैं, बचाव करती हैं। तो कुल मिला के WBC क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ की तरह होती हैं, प्रतिरक्षा की तरह कार्य करती हैं, है ना, जो कि ब्लड में ही पाई जाती हैं। तो ब्लड का कार्य भी हो गया। अगला कार्य, रुधिर का थक्का बनाना और घाव को भरना, है ना, ब्लड का कार्य भी है। होता क्या है, यदि त्वचा में कहीं भी घाव हो और रुधिर का क्या हो, स्राव होने लगे, मतलब रुधिर बहने लगे, तो तुरंत ही उसमें थक्का बनने के कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है, बिल्कुल, है ना। यह थक्का घाव को भरते समय संक्रमण से बचाता है तथा रुधिर में उपस्थित विटामिन के, है ना, विटामिन के घाव के भरने में मुख्य सहायिका की तरह जो है भूमिका निभाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे हम अगले पार्ट में क्या पढ़ेंगे, ये हार्ट है, इसको पढ़ना है। तो एक बार जल्दी से रिकेप करते हैं, बहुत जल्दी से, है ना। तो देखना 5 मिनट आप समय देंगे और आराम से हम पूरा रिवीजन कर लेंगे, और एक दो बार आप सुन लेना, है ना। चाहे तो आप नोट बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि तैयार आपको करना है। ठीक है, तो रुधिर के बारे में पूछे तो क्या है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आप कहेंगे मेसोडर्म से होती है। ठीक है, त्वचा की लेयर्स होती हैं, तो उसी के, है ना, त्वचा में कितनी लेयर्स होती हैं, आपका 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म मतलब ऊपरी परत होती है, मेसोडर्म मतलब मध्य वाली, मतलब भ्रूण वाली, ठीक है ना, और एंडोडर्म मतलब अंदर वाली, तो बीच वाले पार्ट में ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, कहाँ से, मेसोडर्म से। ये क्या होता है, जल से कुछ भारी होता है। इसका पीएच मान मेन अब हम देख रहे हैं, इसका पीएच मान लगभग 7.4 होता है, या फिर 7.3 से 7.5। इसका मतलब है ये हल्का सा क्षारीय होता है, और क्षारीय है और स्वाद में कैसा होता है ब्लड, तो नमकीन होता है ना। ये वजन की, एक मानव के शरीर के वजन की लगभग कितना होते हैं, ब्लड की मात्रा 7 से 8% होती है, और औसतन व्यक्ति में देखा जाए तो 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, जबकि वहीं स्त्रियों में देखें तो ब्लड की मात्रा कुछ कम होती है। ठीक है ना। अब रुधिर के घटक देख लें, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो इसके घटक में पहला क्या है, 2 होते हैं मेनली। पहला क्या होता है, प्लाज्मा, और दूसरा होता है जो होता है रुधिर जो कणिकाएँ होती हैं, है ना। तो प्लाज्मा जो कि
प्लाज्मा में क्या होता है, ये रुधिर का लगभग कितना 55% भाग बनाता है अकेले खुद, ठीक है। और 55% भाग ये बनाता है, जबकि अगर पूछे प्लाज्मा में क्या क्या होता है तो प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% में जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, है ना। इसी को हम प्लाज्मा को रुधिर का निर्जीव भाग भी कहते हैं। और इसका अगर पूछे कलर कैसा होता है प्लाज्मा का, तो आप बता देंगे हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। प्लाज्मा के कार्बनिक पदार्थ के बारे में देखें, क्योंकि प्लाज्मा में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो कार्बनिक में कौन कौन आ जाएगा, तो प्रतिरक्षी हो जाएंगे, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, हार्मोन है, एंजाइम है, प्रोटीन है, विटामिन है ना। और ये सभी पाए जाते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ के रूप में है। जबकि अकार्बनिक पदार्थ में देखें तो यहाँ पे हमने बताया कौन कौन होता है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, बाइकार्बोनेट, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये प्लाज्मा के हो गया, प्लाज्मा के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब सेकंड पार्ट होता है रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु कहते हैं इसको। ये कितना बनाते हैं, देखो ब्लड का 55% तो वही बना दिया, बचा 45%, क्योंकि कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 45% भाग ये बनाती हैं रुधिर कणिकाएं, जिन्हें हम रुधिराणु भी कहते हैं, है ना। जिनमें क्या क्या होता है तो आप देख सकते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी तो अकेले ही होती है ना। इसका आकार कैसा होता है, तो उभयावतल होता है। इनकी संख्या क्या होती है, ब्लड सेल्स में अगर देखें सबसे ज़्यादा ही होती हैं, 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती हैं। इनका जीवन काल 120 दिन तक लगभग होता है, ठीक। उसके बाद डब्ल्यूबीसी देखें तो डब्ल्यूबीसी को, अच्छा इसका अगर आरबीसी का रासायनिक नाम पूछे या वैज्ञानिक नाम बोलें आप, तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आप बता देंगे आरबीसी इरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी मेनली दो प्रकार की होती हैं, तो कौन कौन सी, एक होती है कणिका युक्त और एक होती है अकणिका युक्त। तो कणिकामय भी बोल सकते हैं आप। तो कणिका में 3 प्रकार की होती है, कौन कौन, एसनोफिल्स अभी आपने पढ़ा, है ना, एसनोफिल्स है, बेसोफिल्स है और न्यूट्रोफिल्स है। उसके बाद आपने पढ़ा कि जो हो गया लास्ट वाला, है ना, कणिका, उसमें 3 हो गए। इसके फिर जो अगला पार्ट बचा उसमें 2 होती हैं, कौन, कणिका रहित में, मतलब कणिका जिसमें नहीं होती है, तो उसके 2 पार्ट हैं, कौन कौन से हैं, तो उसके हैं आप बता देंगे, है ना, मोनोसाइट और क्या है आपका थ्रोम्बोसाइट या लिम्फोसाइट, है ना, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स, ये होते हैं जिनको कणिका रहित होती है। फिर प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा, तो प्लेटलेट्स का अगर कार्य पूछे तो पहली बात साइंटिफिक नेम पूछे तो आप बताएंगे थ्रोम्बोसाइट्स होता है, ठीक है। और ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में ही पाई जाती है प्लेटलेट्स, ठीक है। ये जो इनका जो ये इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी और थ्रोम्बोसाइट या फिर प्लेटलेट में, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं होता है। बाकी जो डब्ल्यूबीसी है उसमें केंद्रक पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है, मतलब अमीबा की तरह होता है ना, अपने आप को किसी भी आकार में ढाल लेता है। जबकि आपने पढ़ रखा है कि थ्रोम्बोसाइट्स का आकार कैसा है, मतलब प्लेटलेट्स का, तो आप कहेंगे गोल, है ना, या फिर अंडाकार होता है। ये चोट लगने पर क्या करती है, रुधिर का थक्का जमाने में कार्य करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने चित्र देखा था, चित्र के बारे में हमने कहा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आरबीसी है पहला वाला, यहाँ नीचे पूरा लिखा है। चित्र के बाद उनके बारे में चिन्ह भी दिए गए हैं, किसको किससे दिखाया गया है ना। ए वाला कौन है, बी वाला क्या है, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर रुधिर के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऊपर ऊपर देखते हैं जल्दी से हम, है ना। ऑक्सीजन क्या करता है, परिवहन करने कार्य करता है। उसके बाद क्या करता है, पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, और शरीर के ताप का नियंत्रण एवं नियमन भी करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये सभी हो गए इसके कार्य, और रोगों से बचाता भी है, रुधिर का थक्का भी बनाने का कार्य करता है, रुधिर जो हमारा होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, है ना। अगर देखें ऊपर ऊपर हम, तो एक देखिए पेज में आपको बताते हैं आरबीसी मतलब ब्लड के बारे में, ध्यान से देखना, ब्लड, है ना। तो ब्लड में क्या क्या होता है, नंबर 1 अगर देखें हम तो क्या होता है, प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा पाया जाता है। और दूसरे में जो सेल्स होती हैं, सेल्स कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कहेंगे 3 प्रकार की, कौन कौन, आरबीसी या एस भी लिखा होता है, कैप्सल्स बोलते हैं। बी क्या होता है, डब्ल्यूबीसीएस या डब्ल्यूबीसी भी बोल सकते हो आप। और सी पर क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो मेनली जो ब्लड होता है ये 2 प्रकार के, है ना, होता है 2 पार्टों में। पहला प्लाज्मा की मात्रा जो ब्लड में होती है कितनी होती है, 55%। जबकि जो ये सेल्स हैं मतलब कणिकाएं हैं, इनकी मात्रा कितनी, 45% होती है, ठीक है ना, ब्लड में। तो आगे हम और देखें अगर,
तो प्लाज्मा के बारे में तो पूरा पढ़ ही लिए थे। अगर हम देखें कि जो सेल्स होती है उसमें हमने पहले क्या पढ़ा था, आरबीसी पढ़ा था। ठीक है, इसका आपसे रसायन वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, तो आप क्या बताएंगे, इरिथ्रोसाइट। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स। फिर डब्ल्यूबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी इसका क्या होता है, तो ल्यूकोसाइट। क्या होता है, वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और फिर प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स को अगर देखें तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ये इसके साइंटिफिक नेम है। ठीक है, फिर आरबीसी तो सिंगल ही है, डब्ल्यूबीसी के अलग अलग प्रकार हैं। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में एक बार देख लेते हैं, हम जो पढ़े हैं वही बता रहे हैं। डब्ल्यूबीसी में आपने पढ़ा 2 प्रकार की होती हैं, पहला कणिका युक्त या कणिकामय, और दूसरा प्रकार क्या है इसका, कणिका रहित। ठीक है, और ये कणिका युक्त में कितने पार्ट आप पढ़े, 3 पार्ट। कौन कौन पढ़े आप, पढ़े इसनोफिल्स, इसनोफिल्स पढ़े आप। दूसरा क्या पढ़े, बैसोफिल्स, और तीसरा पढ़े क्या, न्यूट्रोफिल्स। और जो कणिका रहित में, जिनमें कणिका नहीं पाई जाती, उसमें 2 प्रकार पढ़े आप। कौन कौन पढ़े आप, पढ़े मोनोसाइट, है ना, मोनोसाइट्स। और दूसरा क्या पढ़े आप, तो क्या पढ़े थे दूसरा वाला, थ्रोम्बोसाइट, है ना। नो, थ्रोम्बोसाइट तो उसका नाम है। दूसरा क्या नाम था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा इसका नाम होगा लिम्फोसाइट। क्या नाम है, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो क्या है, लिम्फोसाइट्स। साइट्स मतलब कोशिका होता है। ठीक है, और लिम्फ का मतलब वाइट के कलर की तरह। ये सब पढ़े आप। तो आशा करता हूँ क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, हार्ड टॉपिक लेकर आते हैं आपके लिए, है ना। साइंस को बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप जो है एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि उनका भी, है ना, अच्छे से रिवीजन हो सके। तैयार अगर हो गया है तो कोई बात नहीं। तो ये रहा आज की क्लास, और लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे पूरा हार्ड। ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, परिसंचरण तंत्र, तो उसमें हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। चलिए, थैंक यू, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।